हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी फॉर स्टडी। आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को डिस्कस करेंगे और यह जो टॉपिक है वो भारतीय राज्य व्यवस्था का या इंडियन पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। मुख्य रूप से देखा जाए तो जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं और इसके जो अनुच्छेद हैं वो किस भाग में कौन सा अनुच्छेद जो है वो आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सारे के सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में जाना जाता है। इससे कम 2 से 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो भाग है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो पहला जो अनुच्छेद 1 है ये बताता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा अनुच्छेद 2 जो है वो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताता है, ठीक है। कोई नया राज्य का फॉर्मेशन करना है तो उसका डिस्कशन या उसका जो मेंशन किया गया वो अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 जो है वो बताता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में कैसे परिवर्तन किया जाए या कितना परिवर्तन किया जाए या उसका जो नाम है उसका परिवर्तन जो किया जाता है उसका प्रोविजंस यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो भाग 1 में इतना ही सफिशिएंट है। भाग 2 है वो सिटीजनशिप को बताता है यानी कि नागरिकता। तो नागरिकता में मुख्य रूप से देखा जाए तो अनुच्छेद 5 जो है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब संविधान बन रहा था उस समय जो भारत में लोग रह रहे थे उसी समय उन लोगों को सिटीजनशिप दे दिया गया था। तो यानी संविधान के जैसे ही प्रारंभ हुआ उस समय का जो नागरिकता जिन लोगों को मिला वो अनुच्छेद 5 के तहत। दूसरा जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 6। ये क्या कहता है तो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों का नागरिकता के अधिकार। कहने का मतलब पाकिस्तान से जो प्रव्रजन करके और भारत आए थे, ठीक है, उनको इसी अनुच्छेद के तहत, ठीक है, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले जो पाकिस्तान से भारत आ रहे थे उनको इसी के तहत क्या किया गया था, नागरिकता दी गई थी। अनुच्छेद जो 7 है वो बताता है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। यहाँ से जो जा रहे हैं उनकी, देखो प्रॉब्लम क्या हुआ था, भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय यहाँ से बहुत सारे मुस्लिम भाई लोग कहाँ चले गए, पाकिस्तान। और पाकिस्तान में जो हिंदू लोग थे वो आए थे भारत। तो यही यहाँ से जाना और वहाँ से आने वाले लोगों का जो नागरिकता है वही अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 8 है। ये क्या है तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। कहने का मतलब जो इंडियन सिटीजन है लेकिन किसी कारणवश, चाहे वह काम के पर्पज से या वहाँ पे सेटल हो गए हैं, ठीक है, एनआरआई और ओसीआई जो होते हैं ना वो इसी के तहत आते हैं, अनुच्छेद 8 के तहत, कि भारत से जो बाहर आ रहे हैं उनको नागरिकता कैसे दी जाती है। नेक्स्ट जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 9। ये क्या है तो विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग किसी दूसरे देश का नागरिकता ले लेते हैं, जैसे अक्षय कुमार जो है वो कहाँ का नागरिकता लेके रखे हैं, कनाडा का, तो उनको भारत की नागरिकता समाप्त करनी पड़ी। उनकी जो नागरिकता है वो उनका यहाँ का नागरिकता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से नागरिकता जो सिटीजनशिप का था अनुच्छेद इम्पॉर्टेंट वो खत्म हुआ। अब आगे आते हैं। नेक्स्ट जो भाग है वो है मूल अधिकार। ध्यान रखिएगा ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर एग्जाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। इसका पूरा का पूरा जो अनुच्छेद है उसको देखेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में क्या क्या गया है तो मूल अधिकार से संबंधित जो परिभाषा है वो अनुच्छेद 12 में लिखा गया है। नेक्स्ट जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या बोलता है, विधि के समक्ष समानता। कहने का मतलब लॉ जो है वो सबके लिए एक समान है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। नेक्स्ट जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या है तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध होगा। यानी कि
किसी भी व्यक्ति को जो भारत में रह रहे हैं उनको धर्म, मूलवंश और जाति और लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 15 के तहत। नेक्स्ट जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 16। ये क्या बताता है? तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। कहने का मतलब कि जितने भी नौकरी होंगे उन नौकरियों में क्या किया जाएगा? अवसर का जो समानता है वो प्रदान किया जाएगा। हालांकि यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जो दबे कुचले लोग हैं, जो डाउन ट्रोडन पीपल हैं, ठीक है, जिनको आरक्षण दी गई है, वो यहाँ पे एक्सेप्शन के रूप में आते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन जनरली क्या बोला गया है अनुच्छेद 16 के तहत कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता रहेगी। अनुच्छेद 17 जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में दिखेगा आपको। अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा। जो छुआछूत की भावना है उसको समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को अंत कर दी गई है। अनुच्छेद 18 क्या है? तो उपाधियों का अंत। कहने का मतलब ये हुआ कि जो इम्पोर्टेंट एजुकेशन से संबंधित उपाधि है, जैसे कोई पीएचडी कर लेता है, ठीक है, तो उसके नाम के पहले डॉक्टर यूज होने लगता है। कोई डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर, सेना में कर्नल, मेजर, है ना, तो उन सब उपाधियों को छोड़ करके जो अन्य उपाधि है उसको अंत कर दी गई है। जैसे पहले के राजा महाराजा के नाम पे पहले, ठीक है, जो लगाया जाता था ना, वो सब का अब प्रचलन नहीं होगा, इसी के तहत इसका अंत कर दिया गया है। नेक्स्ट जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 19, यह है वाक स्वतंत्रता यदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, यानी बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 ध्यान रखिएगा इसके बारे में, ठीक है, इमरजेंसी में इसका एक स्पेशल प्रोविजंस होगा। आगे जो अनुच्छेद 20 है वो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये भी इम्पॉर्टेंट है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के लिए संरक्षण प्रदान करेगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ठीक है। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, तो इसका प्रोविजंस कहाँ रहेगा? तो यहीं कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण किया जाएगा। अनुच्छेद 23 क्या है? तो मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम पर प्रतिषेध। कहने का मतलब ये हुआ तुम कि मानव का दुर्व्यापार नहीं किया जा सकता है, जैसे बंधुआ मजदूर जैसे जो कॉन्सेप्ट होते थे ना, उसको यहीं से हटाया गया है। इसके अलावा बालाश्रम का मतलब होता है बाल श्रम, जैसे कोई छोटा बच्चा है जो 18 साल से कम है और उसको हम किसी होटल में या किसी कारखाना में लगा दिए, हालांकि कारखाना वाला से आगे होगा, लेकिन बालाश्रम जो है वो बेसिकली क्या है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों से काम आप नहीं करवा सकते हो। इवन कि पेरेंट्स अगर इस तरह के काम करवाते हैं तो वो भी इलीगल है, ठीक है। अनुच्छेद 24 जो है वो है कारखाना आदि से में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। कहने का मतलब ये हुआ कोई भी हजार्डस जो कारखाना है ना, जो खतरनाक कारखाना है, वहाँ पे बालकों को नियोजित नहीं किया जा सकता है, उससे प्रतिषेध किया गया है अनुच्छेद 24 के अनुसार। नेक्स्ट जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? तो अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कहने का मतलब अगर आप हिंदू हो तो आप अपने हिंदू धर्म को अच्छे से मान सकते हो, उसमें आपको कोई बाध्यता नहीं आएगी। मुसलमान हो तो आप मुस्लिम धर्म के जितने भी कल्चर हैं उसको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। स्वतंत्र रूप से आप उसका प्रचार भी कर सकते हैं और उसको आप मान भी सकते हैं। नेक्स्ट जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 क्या है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ठीक है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में यानी कि जो रिलीजियस मैनेजमेंट होता है ना, उसमें आपको फ्रीडम मिला हुआ है कि आप उसको कर सकते हो। नेक्स्ट जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 27। क्या बोलता है ये? तो किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, ठीक है। विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि बढ़ाने के लिए कर के संदाय के बारे में स्वतंत्रता प्राप्त है अनुच्छेद 27 के अनुसार। आगे जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 क्या बोलता है? कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, ठीक है। शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 28, ठीक
ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब कि आप पूजा में उपस्थित हो सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें जो है वो अनुच्छेद 28 के तहत आपको मिला हुआ है, प्रदान किया गया है। नेक्स्ट जो अनुच्छेद भाग है वो है हमारा, पहले अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 29 क्या बोलता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। कहने का मतलब ये हुआ कि जो माइनॉरिटी है ना, उनको यहाँ पे संरक्षित किया गया है ताकि उनका जो वायलेशन है, उनके धर्म का वायलेशन है, वो ना हो। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 क्या है? तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कहने का मतलब ये हुआ कि शिक्षा संस्थाओं में जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो शिक्षण संस्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे मुसलमान भारत में क्या है? अल्पसंख्यक हैं, तो ये यहाँ पे क्या करते हैं? मदरसा का निर्माण, ताकि वो शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य अपने द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो अनुच्छेद है 32, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने का अधिक उपचार। ध्यान रखिएगा, इस सबसे इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है इस पूरा भाग 3 का, यानी मूल अधिकार लागू करवाने के लिए अनुच्छेद 32 जो है वो इम्पॉर्टेंट है। यानी अगर वायलेशन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत जो प्रॉब्लम है, या अगर नहीं किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको इसी के तहत क्या किया जाएगा? प्रवर्तित करवाया जाएगा। आर्टिकल टोटल 14 से लेकर के, ठीक है, 12 से लेकर के अनुच्छेद 30 तक का जो आर्टिकल है मूल अधिकार का, वो आपको अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 क्या किया जाएगा? उसको प्रवर्तित किया जाएगा। नेक्स्ट भाग है 4, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, कहने का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसको शॉर्ट में कहते हैं DPSP। तो सबसे पहला जो है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे भाग 3 है ना मूल अधिकार, उसी तरह भाग 4 भी है। आर्टिकल 38 क्या कहता है? तो राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, लोक कल्याण की बात किया जाएगा आर्टिकल 38 के तहत। आर्टिकल 38 के तहत आर्टिकल 39 क्या कहता है? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति के तत्व। राज्य के द्वारा इंपॉर्टेंट जो अनुसरणीय नीति है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है आर्टिकल 39 के तहत। ठीक है, अब एक यहाँ पे और याद रखिएगा 39A, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बाद में इसको ऐड किया गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, 39A के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किया जाएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 39A 40। ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, ध्यान रखिएगा। इसमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं वहाँ पे बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर रखते हैं तो बहुत ही अच्छा, लेकिन अगर उनमें से जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको स्पेशल एक्सप्लेन करूँगा तो उसको आप ध्यान में रख सकते हैं। आर्टिकल 40 जो है वो ग्राम पंचायतों का गठन की बात करता है। गांधी जी का सपना था ग्राम पंचायतों का गठन, और इसी के तहत हमारे जो अंतिम रूप से जो पंचायत है, ठीक है, केंद्र, राज्य और उसके बाद पंचायत, तो जो प्रशासन का अंतिम स्तर है ना ग्राम पंचायत, उसका फॉर्मेशन की बात करता है अनुच्छेद 40। ठीक है, नेक्स्ट जो अनुच्छेद है आर्टिकल 41 क्या बताता है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 41, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 42 भी, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। कहने का मतलब जहाँ काम किया जा रहा है वहाँ मानव के रहने का, मानव का स्थिति ठीक रहे, इसका उचित दशा होगी, और इसी में है आर्टिकल 42 में प्रसूति सहायता का उपबंध। कहने का मतलब कि अगर कोई फीमेल है और कोई काम करने जाती है किसी क्षेत्र में, तो वहाँ पर उनको प्रसूति सहायता भी प्रदान किया जाएगा, उनको सहायता मिलेगा। जैसे छुट्टी मिलता है ना स्पेशल प्रोविजन के तहत, वो आर्टिकल 42 के तहत ही उनको स्पेशल दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो उनका। उस राइट के तहत वो क्या करती हैं, अपना जो भी प्रॉब्लम होता है, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम में जो हेल्प होता है, या उनको छुट्टी को अलॉट किया जाता है। आर्टिकल 43, ठीक है,
कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, है ना, आर्टिकल 43। नेक्स्ट जो 43A, ये इंपॉर्टेंट है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। कहने का मतलब ये हुआ कि जो मैनेजमेंट है ना, उसमें जो उस उद्योग के जो कर्मचारी हैं वो भी क्या करेंगे, भाग लेंगे। आर्टिकल 44, ठीक है, ये क्या है, समान नागरिक सिविल संहिता, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि भारत में ये लागू नहीं हुआ है अभी पूरी तरह से, लेकिन इसके लिए प्रयास जारी है। आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता, अभी उत्तराखंड में क्या किया जा रहा है, एक समान सिविल संहिता लाने की बात कही जा रही है, ठीक है, और उसके लिए सरकार वहां पर प्रयास कर रही है, राज्य सरकार। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया, आर्टिकल 45 में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है आर्टिकल 46, ऊपर 45 भी इंपॉर्टेंट है, 46 भी इंपॉर्टेंट है। एसटी और एससी और अन्य दुर्बल वर्ग, एसटी एससी ओबीसी के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का अभिवृद्धि, आर्टिकल 46 के तहत। और ये है आर्टिकल 47, ये ध्यान रखिएगा, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य का सुधार करना राज्य का कर्तव्य होगा, ये हमारा है आर्टिकल 47 में, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए कि भाग 4 ये क्या होता है, समाप्त होता है। अब भाग 4 का क, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा लाया गया है, मौलिक कर्तव्य, जिसको कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। और ये इसका मेंशन कहाँ किया गया, एकमात्र आर्टिकल 51A में, ठीक है, 51A में फंडामेंटल ड्यूटी या मूल कर्तव्य को मेंशन किया गया है। अब आते हैं भाग 5, किसको बताता है ये, संघ को। तो संघ में ध्यान रखिएगा 3 पार्ट होगा संघ का, कार्यपालिका, ठीक है, न्यायपालिका और विधायिका, तीनों आते हैं संघ के अंदर। तो सबसे पहला भाग 5 का जो संघ है उसके में पहला जो अध्याय होगा वो कार्यपालिका का होगा। कार्यपालिका का मतलब होता है एक एग्जीक्यूटिव, एक जुडिशियरी और एक लेजिस्लेचर, ठीक है। तो कार्यपालिका में सबसे पहले अनुच्छेद 52, ये इंपॉर्टेंट है, भारत का राष्ट्रपति का जो मेंशन किया गया है के बारे में, वो आर्टिकल 52 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 52 के बाद देखिए आर्टिकल 55, ये भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसका कौन सा तरीका होगा, जिसको कहते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति, है ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इसको कहते हैं। आर्टिकल 55 के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किस रीति से किया जाएगा इसके बारे में मेंशन किया गया है आर्टिकल 55 में। अब है आर्टिकल 57, आर्टिकल 57 क्या है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। यहाँ भारत में क्या है कि कोई भी राष्ट्रपति एक से अधिक बार भी पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका जैसे कंट्री में कोई भी राष्ट्रपति 2 बार से ज़्यादा पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं आर्टिकल 58, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। कहने का मतलब कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, इसके लिए कौन कौन से उपबंध हैं, कौन कौन से रूल्स को फॉलो करने हैं, कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, उसके बारे में लिखा गया है आर्टिकल 58 में। आगे देखते हैं आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 क्या है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। कहने का मतलब इम्पीचमेंट प्रोविजंस जो होता है ना प्रेसिडेंट पे, इसका स्पेशल प्रावधान किया गया है आर्टिकल 61 में कि कौन से तरीके से राष्ट्रपति जो हैं वो हट सकते हैं या कौन से तरीके से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है। तो 52 से याद रखिएगा 62 तक है राष्ट्रपति। अब 63 से देखिए, ठीक है, 63 में क्या है, भारत का उपराष्ट्रपति, 52 में भारत का राष्ट्रपति और 63 में भारत के उपराष्ट्रपति। अब है अनुच्छेद 64, ठीक है, अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का प्रत्येक पदेन सभापति होना, यानी कि अनुच्छेद 64 या आर्टिकल 64 क्या बताता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा रहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं आर्टिकल 66। और आर्टिकल 66 क्या बताता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो कैसे होगा इसके बारे में आर्टिकल 66 में सन्निहित है। आगे आर्टिकल 72, ठीक है, आर्टिकल 72 क्या है, तो क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, ये अनुच्छेद 72 के तहत दिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति के पास पावर होता है ना
कि जो दंड दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके निलंबन करने, परिहार करने या लघुकरण करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और ये शक्ति इसको कहां से दिया गया है? तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 72। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 73। आगे देखते हैं 74 क्या है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। आर्टिकल 74 क्या बोलता है? तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। ठीक है, मंत्रिपरिषद जो होते हैं वो मिलजुल करके राष्ट्रपति के कार्यों को करते हैं। ठीक है, पूरा देश का जो प्रशासन होता है ना वो राष्ट्रपति के कंधे पे होता है, लेकिन राष्ट्रपति खुद नहीं करते हैं बल्कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता से करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आर्टिकल 76। ठीक है, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं आर्टिकल 78 राष्ट्रपति को जो जानकारी आदि देने संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। कहने का मतलब समय समय पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं या जो संसद में कार्य होता है उसको कहाँ बताया जाता है? राष्ट्रपति को। किसके, कौन से अनुच्छेद के तहत? तो आर्टिकल 78 के तहत। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब अगला जो अध्याय है इसका संसद। ठीक है, संसद यहाँ पे आ रहा है। संसद में क्या होगा? तो 79 आर्टिकल जो है वो संसद के गठन को कहा जाता है। यहाँ पे एक सरला याद रखिएगा, संसद स र, राज्यसभा 80 यानी 80 और 81 ला से लोकसभा, हम शॉर्ट में बोले सरला। 79 संसद, 80 राज्यसभा की संरचना और 81 लोकसभा की संरचना। तो ये तीनों के तीनों आर्टिकल को हम एक बार मेंशन किए सरला से, 79, 80 और 81। आगे देखते हैं आर्टिकल 83। आर्टिकल 83 क्या बोलता है? संसद के सदनों की अवधि, कि कोई भी संसद का जो सदन है वो कितने अवधि तक रहेगा, इसका मेंशन आर्टिकल 83 में किया गया है। आगे देखते हैं आर्टिकल 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी चीजें होना आवश्यक है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। आगे देखते हैं आर्टिकल 86। आर्टिकल 86 क्या बोलता है? सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है। ठीक है, कहने का मतलब सदन में भाषण देने का अधिकार राष्ट्रपति को है, संसद को संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति को है ना। वो सारे के सारे अधिकार यहीं से मिले हैं। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। ध्यान रखिएगा, जब प्रारंभ होता है ना तो राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही क्या होता है? सभा शुरू होती है। नया जो चुनाव के जाते हैं एमपी, प्रधानमंत्री का चयन होता है, उसके बाद जो सभा बैठती है संसद की, उसमें सबसे पहला जो भाषण होता है या जिसको हम अभिभाषण कहते हैं वो किसके द्वारा दिया जाता है? वो दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अब आगे देखते हैं आर्टिकल 89। यह है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। तो सभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति हैं और उपसभापति का चुनाव किया जाता है मेंबर के बीच में से। आगे देखते हैं आर्टिकल 90। ठीक है, ऊपर के दोनों इंपॉर्टेंट हैं, 87 और 89। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। आर्टिकल 90 उपराष्ट्रपति की बात किया है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, ये कहाँ है? 93 में। और राज्यसभा का सभापति और उपसभापति आर्टिकल 89 में। ध्यान रखिएगा, लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है लेकिन राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होता है। आगे आर्टिकल 94 है ना। आर्टिकल 94 क्या बताता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद त्याग करना या पद से हटाया जाना। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात बोला है, तो ये लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात बोल रहा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 98 भी इंपॉर्टेंट है, संसद का सचिवालय। आर्टिकल 98
आर्टिकल 105 क्या है? संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां या विशेषाधिकार, ये कहाँ कहा गया है, मेंशन किया गया है? आर्टिकल 105 में। संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां यहाँ पे 105 में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 107 ये क्या बताता है? विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध, आर्टिकल 107। आगे देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। जब कोई ऐसा मामला आ जाता है जब दोनों सदनों में विवाद हो जाए, है ना, लेकिन ध्यान रखिएगा संविधान संशोधन का विधेयक ना हो, है ना, संविधान संशोधन का विधेयक के केस में दोनों सदनों का संयुक्त बैठक नहीं हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी अन्य विषयों में इस तरह के प्रोविजंस हो सकते हैं कि दोनों सदन क्या हो, संयुक्त रूप से बैठे। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा जब संयुक्त बैठक होगी तो वहां पर लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे उनके द्वारा सभा का अध्यक्षता किया जाएगा। ये वाला जो अनुच्छेद है 108 ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा अनुच्छेद है वो है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। ठीक है, ये धन विधेयक से संबंधित है, अनुच्छेद 109। नेक्स्ट अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा, यानी धन विधेयक किसको कहा जाएगा, यह अनुच्छेद 110 में है। आगे है अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति। ठीक है, विधेयकों पर अनुमति 111 के तहत। और ये इंपॉर्टेंट है बजट, है ना, वार्षिक वित्तीय विवरण, ये बजट की बात करता है अनुच्छेद 112 में। विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 115 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान, ये कहाँ है? अनुच्छेद 115 में। नेक्स्ट अनुच्छेद 122 न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना, ध्यान रखिएगा न्यायालय द्वारा जो संसद में कार्यवाही होती है ना उसका जांच जुडिशियरी द्वारा नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब हम अपने पार्लियामेंट हाउस में, ठीक है, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में देखते हैं कि पूरा हो हल्ला होता है, एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज होता है ना, एक दूसरे पे तीखी भड़ास निकलता है, ठीक है, नेता लोग, मंत्री लोग और मेंबर लोग, है ना, उन सब चीज़ों का यहाँ पे न्यायालय के द्वारा कोई भी जांच नहीं कराया जाएगा। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन लोगों का विशेषाधिकार है। वहाँ के जो मेंबर हैं ना, एमपी हो या लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं, एमएलए हो, उनका स्पेशल विशेषाधिकार है कि वो लोग लड़ेंगे ना और गाली गलौज भी करेंगे ना सदन में, तो भी उस बात का केस नहीं होगा, जज जुडिशियरी के पास वो मामला नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखिए अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। इसमें क्या आएगा? तो अनुच्छेद 123 के तहत क्या होगा? अध्यादेश जारी करेगा। कौन? राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा अध्यादेश कब जारी किया जाता है? अकॉर्डिंग टू 123 जब संसद जो है वो नहीं चल रहा होता है, संसद का कोई भी सदन एक्टिव नहीं होता है और कोई कानून लाना तत्काल में जरूरी हो जाता है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं। और इस अध्यादेश को ध्यान रखिएगा 6 महीना के अंदर पास करवा देना है, तभी कानून बनेगा, अदरवाइज वो 6 महीने के बाद ऑलरेडी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका, जुडिशियरी की बात कर रहा है ना। जुडिशियरी में सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 124, ये आया हुआ क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन की बात करता है, ठीक है, आर्टिकल 124। आर्टिकल 126 क्या बताता है? कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, है ना, मुख्य न्याय सीजेआई, अगर कोई सीजेआई नहीं है, एक्टिव नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है? कार्यकारी रूप में नियुक्ति कर दी जाती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 126। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, आर्टिकल 127। अब देखते हैं आर्टिकल 128 क्या बोलता है? तो उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, ठीक है। आर्टिकल 128 के तहत क्या किया जाता है? वैसे न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनको क्या किया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय के बैठक में बुलाया जा सकता है और वो लोग बैठते भी हैं, ध्यान रखिएगा। उनका एक्सपीरियंस का
यूटिलाइजेशन किया जाता है, यूज किया जाता है किसी मामले को लेकर के। आर्टिकल 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। कहने का मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है ना, इसका जो फाइनल डिसीजन होता है वो समझ लीजिए कि क्या है, एक लॉ है, कानून के रूप में उसको रखा जाता है। या दूसरे शब्दों में ये कहें कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट, फाइनल जजमेंट दिया जाता है, उसको रिकॉर्ड के रूप में रख लिया जाता है। और ध्यान रखिएगा, जब उस तरह के संबंधित मैटर हो तो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में उसका अभिलेख न्यायालय का यूज करके और उस वर्डिक्ट को क्या किया जाता है, फाइनलाइज किया जाता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ, कोई ऐसा मामला जो पहले आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फाइनल फैसला सुनाया गया है उस मामले में, तो उस मामले को क्या किया जाता है ना, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में बताया जाता है कि पहले ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इस पे जजमेंट इस प्रकार से दिया है। तो उसको क्या करती है, जो उस समय उच्चतम न्यायालय है या उच्च न्यायालय है, उसको मानती है। ठीक है, यानी कि रिकॉर्ड के जो रूप में रखा गया है ना, वो इसलिए रखा गया है ताकि बाद में उसको रिकॉल कराया जाए सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। अब आगे आते हैं आर्टिकल 131। ये क्या है, तो उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की उच्चतम है, ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता 131। आगे आते हैं, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है 132। क्या बताता है ये, तो कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील में उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिता। कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जैसे आप उच्च न्यायालय में दिए हैं तो वो क्या होगा कि वो आप वहां से डायरेक्ट भी, जब वो नहीं भी भेज रहा है तब भी आप उच्चतम न्यायालय में जाके अपील कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, अगर कोई ऐसा मामला है जो फंडामेंटल राइट से है तो चाहेगी ना, तो उच्चतम न्यायालय का क्या कर सकती है, अपने पास बुला सकती है, या फिर हमारा मर्जी कि हम हाई कोर्ट में जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 132। आगे आते हैं आर्टिकल 136, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। ठीक है, किसी केस में कोई अगर किसी बात को लेकर के अगर अपील करना हो तो आर्टिकल 136 के तहत क्या किया जाता है, उच्चतम न्यायालय का क्या किया जाता है, इजाजत ली जाती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है हमारा 137। क्या है ये, तो निर्णय या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। ध्यान दीजिएगा, एक टर्म पुनर्विलोकन, किसमें, अनुच्छेद 137 में पुनर्विलोकन करने की शक्ति दे दी गई है उच्चतम न्यायालय को। कहने का मतलब, जैसे क्योंकि ये रिकॉर्ड न्यायालय है ना, 129 के तहत क्या किया जा रहा था, डायरेक्ट इसका रिकॉर्ड कर लिया जाता था इसका जजमेंट को। तो अगर किसी कारणवश कुछ ऐसे वर्डिक्ट थे जिसका गलत डिसीजन दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो बाद में उसको क्या किया जा सकता है, पुनर्विलोकित किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 139। ठीक है, 139 के तहत क्या किया जाएगा, इसको उच्चतम न्यायालय का जो पुनर्विलोकन की शक्ति को प्रदान किया जाता है। अब आगे आते हैं आर्टिकल 138, वो था 137। 138 क्या है, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि। उसका जो अधिकारिता क्षेत्र है ना, उसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं। किसके तहत, तो अनुच्छेद 138 के तहत क्या कर सकता है, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 140 क्या बोलता है, उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां। उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां जो है वो किस आर्टिकल में है, तो 140 में, ध्यान रखिएगा ये। नेक्स्ट है 141। 141 क्या है, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि की सभी न्यायालयों पर आबादकर होना। कहने का मतलब, अगर कोई मैटर को या कोई कानून उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कर दिया जाता है तो वो क्या होगा, सभी राज्यों के न्यायालयों में, उच्च न्यायालय में जो हैं उच्च न्यायालय, वहाँ पे वो मानना बाध्यकारी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या कर चुका है, उसको बाध्यकारी कर दिया है। आर्टिकल 143 ये क्या है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या है ये कहानी, तो राष्ट्रपति के पास अगर कोई मैटर जाता है या उनको लगता है किसी चीज के बारे में जानने को लेकर जुडिशियरी से संबंधित, तो वो उच्चतम न्यायालय से क्या कर सकता है, परामर्श कर सकता है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, अब राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर कोई ये दिया जाता है, सूचना दिया जाता है, या अगर राष्ट्रपति के मांग पर कोई चीज अवेलेबल करवाया जाता है,
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई परामर्श दिया जाता है, कानूनी परामर्श दिया जाता है, तो राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। आगे देखते हैं आर्टिकल 148, ये किससे संबंधित है? कैग। ध्यान रखिएगा, ये अध्याय 5 में आता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कहते हैं कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल। तो 148 जो है ना, वो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि उसके बारे में क्या करता है? डिस्कस करता है। किसके बारे में? कैग के बारे में। CAG, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट 149 क्या से संबंधित है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 148 और आर्टिकल 149 ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे 151, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, पहले बता रहा हूँ। संपरीक्षा प्रतिवेदन इसी में आता है, कैग में आता है। आगे नेक्स्ट भाग है हमारा भाग 6, राज्य। इसमें राज्य से संबंधित जितने भी उपबंध हैं वो किए गए हैं। इसका अध्याय 1 साधारण है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। राज्य का मेंशन कहाँ किया गया है? परिभाषा के रूप में, तो अनुच्छेद 152 में, ठीक है। अब आते हैं अध्याय 2, ठीक है, राज्य का भाग 6 का अध्याय 2, ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे। अध्याय 2 कार्यपालिका, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 153 में 153 किसके विषय में बताता है? राज्य के राज्यपाल को, है ना, राज्य के राज्यपाल को, जो संवैधानिक प्रमुख कौन होता है और प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है वो ध्यान रखिएगा। राज्य के राज्यपाल के रूप में, ठीक है, वो 153 के रूप अनुच्छेद में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जो अनुच्छेद है 155 है ना, 155, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। ध्यान रखिएगा, राज्य का हेड होता है, मुखिया होता है, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं, राज्य में उसी तरह राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद है 157, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताएं, यानी कि एक राज्यपाल बनने के लिए कौन कौन से अहर्ताएं हैं? अहर्ताएं मतलब होता है प्रोविजंस, कौन कौन से फॉलो करने होंगे हमको, रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है, वो बताया गया है 157 में। अनुच्छेद 161, क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। राज्यपाल को भी क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है, ठीक उसी तरह जैसे राष्ट्रपति को प्राप्त है, ठीक है, यह मेंशन किया गया अनुच्छेद 161 में। अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 162 क्या बताता है? राज्य का कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य में 162 आर्टिकल। नेक्स्ट 163 क्या बताता है? राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 163 इंपॉर्टेंट है, कैसे? राज्यपाल को सहायता करने के लिए और सलाह देने के लिए कौन होती है? राज्यों में भी मंत्रिपरिषद। ठीक उसी तरह जैसे राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए केंद्र में मंत्रिपरिषद होती है। नेक्स्ट जो अनुच्छेद है वो है राज्य का महाधिवक्ता से संबंधित, आर्टिकल 165, ये भी इंपॉर्टेंट है, राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, आगे 167, राज्यपाल को जानकारी आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सारा इंफॉर्मेशन देते हैं पूरा देश का, है ना। ठीक उसी तरह राज्य के पूरे राज्य का इंफॉर्मेशन जो है राज्यपाल को सीएम के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाता है। अब अध्याय 3, राज्य का विधानमंडल। इसके तहत सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 168, राज्यों के विधानमंडलों का गठन, राज्य के विधानमंडल का गठन, अनुच्छेद 168। नेक्स्ट जो अनुच्छेद है वो है हमारा 169, राज्य में मंत्री परिषदों का उत्साधन या सृजन, है ना। मंत्री परिषद का सृजन जो है 169 में है। नेक्स्ट 170, ये इंपॉर्टेंट है, विधानसभा की संरचना, कितने मेंबर होंगे, कितना मेंबर का होगा ये बताता है 170। आर्टिकल 171, विधान परिषदों की संरचना, आर्टिकल 171। आर्टिकल 172, राज्यों के विधानमंडलों की अवधि कितने सालों तक रहेगी। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है 173, राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अहर्ता। ठीक है, राज्य में जो विधानमंडल होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा, उसमें जो सदस्य होंगे उनके सदस्यता के लिए कौन कौन से अहर्ता हैं वो 173 में मेंशन्ड है। आर्टिकल 175, सदन के या सदनों में अभिभाषण का और उनका संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार।
ठीक है, ये 175 में है। नेक्स्ट, राज्य का विशेष अभिभाषण, आर्टिकल 176, ठीक है। 178, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है। विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो अनुच्छेद है वो है 178 है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 194, विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि से संबंधित, आर्टिकल 194। आर्टिकल 196, विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध, आर्टिकल 196। नेक्स्ट आर्टिकल है धन विधेयकों से भिन्न विधेयक के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन, आर्टिकल 197। देखिए, मैं ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डिस्कस किया तो ये वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा। इसलिए जो इम्पोर्टेंट है या संबंधित जो बातें हो सकती हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं पूरा कंप्लीट पॉलिटी नहीं पढ़ा रहा हूँ डिटेल में, अगर मैं पूरा पढ़ाऊँगा उस समय मेंशन जरूर करूँगा, लेकिन तत्काल में आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा अनुच्छेद को ही ठीक से, ठीक है। अब नेक्स्ट अनुच्छेद है 198, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। ध्यान रखिएगा, धन विधेयक का विशेष प्रक्रिया होती है और कहाँ पे, जैसे केंद्र में सिर्फ लोकसभा में धन विधेयक लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। ठीक उसी तरह राज्यों में सिर्फ विधानसभा में धन विधेयक लाया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल है 199, धन विधेयक की परिभाषा, ठीक है। क्या परिभाषा होगी धन विधेयक का, आर्टिकल 199। आर्टिकल 200, ठीक है, अनुच्छेद 200, विधेयकों पर अनुमति, इसका प्रावधान किया गया है आर्टिकल 200 में। आर्टिकल 201, विचार के लिए आरक्षित विधेयक, कुछ विधेयक जो होते हैं विचार के लिए आरक्षित रख लिए जाते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 202, राज्यों में वार्षिक वित्तीय विवरण, केंद्र में भी वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, ठीक उसी तरह राज्यों में भी होता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 203, विधानमंडलों में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया, आर्टिकल 203। नेक्स्ट आर्टिकल है 204, विनियोग विधेयक, ठीक है, विनियोग विधेयक का संबंध है आर्टिकल 204 में। आर्टिकल 205, अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 212, न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जांच न किया जाना, वहाँ भी बताया। केंद्र में संसद भवन में जो भी कार्य होते हैं, जो भी वहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े इन द सेंस की बहस, है ना, मारा पीटी नहीं होता है, ऐसी किसी जो विधानमंडल है वहाँ हुआ है ना। बिहार में एक बार वो फ्लावर पोट को उठा पटक कर दिया था भाई लोग, है ना, तो वो ध्यान नहीं रखिएगा, वो एक्सेप्शन होता है। लेकिन फिर भी वहाँ पर जो भी विधानमंडल की कार्रवाई है उसका जो न्यायालय के द्वारा जांच नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 212 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट जो है अध्याय, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, तो आर्टिकल 213, आर्टिकल 213, विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। थोड़ा सा वर्ड जो है वो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मैं इसको आसान भाषा में समझाऊं। अध्यादेश जारी करने की बात कर रहा है, यानी कि जैसे राष्ट्रपति के द्वारा भी अध्यादेश जारी किया जाता है, ठीक उसी तरह राज्यपाल के द्वारा भी अध्यादेश जारी किया जाता है राज्यों में। जब राज्य का विधानमंडल नहीं चल रहा होता है और कोई इंपॉर्टेंट विषय आ जाता है काम करने को लेकर, तो राज्यपाल के पास ये शक्ति है कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आर्टिकल 213 है ना। आगे देखते हैं अध्याय 5, ये है राज्यों के उच्च न्यायालय। राज्य का उच्च न्यायालय अध्याय 5 में आता है, लेकिन इसका आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट होता है, आर्टिकल 214, 214। राज्य के लिए उच्च न्यायालय है ना, राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, वो 214 में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं है कि जितने भी राज्य हैं उतने उच्च न्यायालय हो, ये जरूरी नहीं है। आर्टिकल 214, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, जैसे सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होगा तो उन सब बातों को रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा और वही बात को यहाँ पर हाई कोर्ट में क्या किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा। ठीक उसी तरह हाई कोर्ट का भी जो बात है या जो जजमेंट है उसको अभिलिखित किया जाता है और इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिला न्यायालय में क्या किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल 216, उच्च न्यायालय का गठन, ठीक है, 216। 217 क्या बताता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्त, क्या क्या उसकी शक्ति है,
और उसके शर्त को भी मेंशन किया गया आर्टिकल 217 में। आर्टिकल 222, आर्टिकल 222 क्या बताता है? किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण। ध्यान रखिएगा, न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय भेजा जाता है ना, जैसे पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं या अन्य जो जजेज हैं उनको किसी दूसरे राज्य के जज के रूप में, ठीक है, नियुक्त किया जाता है। तो ये आर्टिकल 222। आर्टिकल 223, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अगर कोई अस्थायी रूप से नहीं आ पाते हैं तो कुछ समय के लिए कार्यकारी न्यायमूर्ति की नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 223 के तहत। आर्टिकल 224, अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अन्य जो न्यायाधीश होते हैं कार्यकारी न्यायाधीश, उसकी नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 224 के तहत। आर्टिकल 224A है ना, उच्च न्यायालयों की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। कभी कभी क्या होता है, उच्च न्यायालय में जब बैठक होती है तो वहां पर जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं उनकी भी नियुक्ति कर दी जाती है, जिससे कि उनका जो एक्सपीरियंस है उसको क्या किया जाए, जो अन्य न्यायाधीश है वहां पर उनको दे दिया जाए, जिससे कि वो आगे आने वाले समय में उस अपने जजमेंट के समय में यूटिलाइज कर सकें। आर्टिकल 225, आर्टिकल 225 क्या बोलता है? विद्यमान उच्च न्यायालय की अधिकारिता। कहाँ तक इसका अधिकारिता क्षेत्र है उसको मेंशन करता है आर्टिकल 225। आर्टिकल 226, 226, कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, यानी रीट की शक्ति। ठीक है, 5 प्रकार के रीट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जारी किया जाता है और हाई कोर्ट के द्वारा भी जारी किया जाता है। तो हाई कोर्ट में रीट जारी करने की शक्ति अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226। नेक्स्ट आर्टिकल 227, आर्टिकल 227, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, है ना। उच्च न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि जितने भी न्यायालय हैं, ठीक है, जिला में, उन सभी न्यायालयों को अधीक्षण करने की शक्ति आर्टिकल 227 के तहत हाई कोर्ट को मिला हुआ है। नेक्स्ट है आर्टिकल 230, उच्च न्यायालयों की अधिकारिता या का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। तो उच्च न्यायालय का जो अधिकारिता क्षेत्र है वो संघ और राज्य क्षेत्रों पर भी विस्तार किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 230। आर्टिकल 231, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है, इसका भी मेंशन किया हुआ है आर्टिकल 231 में। हम पहले बता चुके हैं कि जरूरी नहीं कि जितने भी राज्य हैं उतना उच्च न्यायालय हो, ये जरूरी है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कोई एक न्यायालय, उच्च न्यायालय ही होगा। जैसे कि आपको पता होगा ईस्टर्न सिस्टर तरफ वहाँ पे 7 सिस्टर है ना, तो जरूर वहाँ सभी राज्यों में नहीं है, ध्यान रखिएगा। गुवाहाटी एक उच्च न्यायालय है वहाँ पे, असम में, वही एक इम्पॉर्टेंट न्यायालय है। ठीक है, आगे देखते हैं अध्याय 6, अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय आर्टिकल 233 मैंने 233 के तहत क्या किया गया? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। देखिए 3 स्तर पर यहाँ भी होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, त्रिस्तरीय है हमारा जुडिशियरी भी। तो टॉप पे सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हमारा हाई कोर्ट और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो आर्टिकल 233 क्या कहता है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाएगी, इसका प्रोविजंस है ना। आर्टिकल 233A में क्या है? कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का और उनके द्वारा किए गए निर्णय आदि का विधि मान्यकरण, यह भी इंपॉर्टेंट है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 235, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अधीनस्थ न्यायालयों पर कैसे नियंत्रण किया जाएगा? आर्टिकल 235 में लिखा हुआ है। अब आते हैं भाग 7, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, ये निश्चित है। ठीक है, 238 ये इंपॉर्टेंट नहीं है। भाग 8 देखिए, भाग 8 क्या है? संघ राज्य क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 239, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसके बारे में लिखा गया है अनुच्छेद 239 में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है हमारा आर्टिकल 239A। आर्टिकल 239 ये क्या बोलता है? कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान मंडलों या मंत्री परिषदों या दोनों का सृजन कैसे किया जाएगा? 239A है ना। आगे आते हैं, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है 239B। वहाँ 239A था, अब यहाँ है 239B। विधानमंडलों के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने का प्रशासक की शक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास। और 239 की B के तहत क्या किया जाता है? विधानमंडल के द्वारा अध्यादेश को प्रख्यापित किया जाता है ना।
नेक्स्ट जो आर्टिकल है आर्टिकल 240, ये क्या बताता है? कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है आर्टिकल 240। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं यूनियन टेरिटोरीज में। आगे आर्टिकल 241 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, ये 241 में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया। भाग 9 पंचायत, है ना, त्रिस्तरीय पंचायत हमारा होता है। तो सबसे पहले आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? तो आर्टिकल 233A से लेकर के 243O तक, 243 के ए से लेकर के 243 के ओ तक क्या है? पंचायत। तो सबसे पहला हमारा जो आर्टिकल है 243A 243A ग्राम सभा, 243B पंचायत का गठन। ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है 243C पंचायत की संरचना, 243D पंचायत का आरक्षण, यानी कि स्थानों का आरक्षण करने का सेंस कि महिलाओं को 50% जो है वो रिजर्व कर दिया गया है ना। तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया गया है कि पंचायतों में स्थान का आरक्षण 243D में। 243E में क्या है? पंचायत की अवधि, है ना, ये भी 5 साल के लिए होती है। नेक्स्ट 243G पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। नेक्स्ट 243H पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियाँ, 243H। आर्टिकल 243I वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राज्य पंचायतों में जो वित्तीय चीज़ें हैं, ठीक है, फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो क्या करती है? वित्त आयोग उसका पुनर्विलोकन करती है ना, और उसी के हिसाब से उनको अलॉट किया जाता है अमाउंट। नेक्स्ट 243K पंचायतों के लिए निर्वाचन, ये इंपॉर्टेंट है। 243K ये आया हुआ क्वेश्चन है ना। 243O इसमें क्या है? निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। नेक्स्ट जो आर्टिकल है या नेक्स्ट भाग जो है 9A, कहने का मतलब वहाँ पे पंचायत था 9 में, 9 का क में नगर पालिका। तो 243 का P से लेकर के 243ZG तक है हमारा नगर पालिका से संबंधित प्रावधान। 243P में क्या है? नगर पालिकाओं की परिभाषा, 243P नगर पालिकाओं की परिभाषा। नेक्स्ट 243Q नगर पालिकाओं का गठन, 243Q नगर पालिका का गठन। 243R नगर पालिकाओं की संरचना, 243R क्या है? नगर पालिका की संरचना कैसे होगी। फिर है 243S वार्ड समिति आदि का गठन और संरचना। 243T स्थानों का आरक्षण, 243T में स्थानों का आरक्षण। फिर है 243U, है ना, ये है नगर पालिकाओं की अवधि, समय अवधि 5 साल के लिए। फिर है 243X नगर पालिकाओं द्वारा अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां, यानी कि कहाँ कहाँ से इनको टैक्सेशन मिलेगा, है ना, कर के द्वारा इनको टैक्सेशन कहाँ से मिलेगा, वो अधिरोपित करने की शक्ति है नगर पालिका के पास। नेक्स्ट 243Y वित्त आयोग, है ना, नगर पालिकाओं का ध्यान रखिएगा, वित्त आयोग 280 में है, वो वाला नहीं। नेक्स्ट है 243ZA नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, और 243ZG यह है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन किया गया है 243ZG में। अब है भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, ध्यान रखिएगा। इसमें से जो आर्टिकल 244 है 244 है, ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जो अनुसूचित क्षेत्र है ना, जनजाति क्षेत्र है ना, उसका प्रशासन के संबंधी प्रावधान किए गए हैं 244 में। और 244A में क्या है? असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन करने की बात कही गई है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। तो देखिए, अब जो संघ है और राज्य है, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध में 3 संबंध होते हैं,
विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्त संबंध। तो सबसे पहले आते हैं अध्याय 1 में विधायी संबंध। विधायी संबंध का मतलब होता है कानूनी संबंध। क्या क्या हो सकते हैं? तो आर्टिकल 245 ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो केंद्र राज्य संबंध है ना, इसके सारे आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कहीं से भी ट्विस्ट करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार किया जाएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 245। नेक्स्ट जो आर्टिकल है 247, कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति है ना। जो विधायी संबंध है उसमें क्या है कि केंद्र के पास, संसद के पास ये शक्ति है कि अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना राज्यों में की जाएगी। ऑब्वियस ही बात है, राज्यों में ही होगी, है ना, क्योंकि केंद्र में तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 250, ये क्या बताता है? यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति है। समझिए, अनुच्छेद 250 क्या बोलता है कि अगर इमरजेंसी लगा हुआ है, ठीक है, तो इमरजेंसी लगा हुआ है तो राज्य का जो शक्ति है ना उसको छीन्न हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो राज्य सूची के संबंध में या राज्य सूची के जो विषय हैं उस पर किसके पास शक्ति आ जाता है कानून बनाने का? तो संसद के पास। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 250 आर्टिकल 252, दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। यह भी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा क्या बता रहा है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 252 मतलब 252 के तहत क्या बोला गया है कि अगर दो और दो से अधिक राज्य क्या करें ना, अपने विधानमंडल से पास करके और उसके बाद संसद को यह कंफर्म कर दिया जाए कि आप राज्य विधानमंडल से संबंधित जो कानून है वो बना सकते हैं, और ये शक्ति जब उसको संसद को दे दी जाती है तो संसद में जो कानून बनता है उसका किसी अन्य राज्य भी क्या कर सकती है, उसको फॉलो कर सकती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 252। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा जो संबंध है, ठीक है, विधायी संबंध के बाद वो है प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध में सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 256 राज्य की और संघ की बाध्यता, राज्यों की और संघ की बाध्यता, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है प्रशासनिक संबंध में। दूसरा जो है आर्टिकल 257, ये क्या है? कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, सब जगह पे तो नहीं लेकिन कुछ जगह पे जो राज्य पर संघ का नियंत्रण होता है, ये तटस्थ नहीं रह सकता है, क्योंकि हमारा जो राज्य है या हमारा देश है वो संघीय ढांचा है, ठीक है, और संघ के पास ज़्यादा शक्ति है, जिससे कि हमें क्या किया जा सके, एक सूत्र में बांध कर रखा जा सके। आर्टिकल 258 क्या बोलता है? कुछ दशाओं में राज्यों की शक्ति प्रदान करने की संघ की शक्ति, ठीक है, राज्यों को शक्ति प्रदान करने की संघ की शक्ति, अगर चाहे तो संघ जो है वो राज्यों को थोड़ा शक्ति दे सकती है। आगे आर्टिकल 258 ए, संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति, संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 258 ए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है आर्टिकल 260, ये क्या बता रहा है? भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों में के संबंध में संघ की अधिकारिता, ठीक है, क्या है? तो अनुच्छेद 260 के तहत भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ के पास शक्ति होती है कंट्रोल करने का, या उससे संबंधित प्रावधान है प्रशासन का। नेक्स्ट है आर्टिकल 262, अंतर्राज्यीय नदियों पर नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन। कहने का मतलब अंतर्राज्यीय नदी, दो राज्यों के द्वारा, दो नदी नहीं लड़ेगी, दो राज्यों के द्वारा, है ना, किसी नदी जल बंटवारा विवाद है ना, जानते होंगे, तो कुछ उसी तरह का अगर प्रावधान होता है तो उसका संबंध में जो निर्णयन होता है वो संघ के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 263, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध, ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद भी बनाया जाता है ताकि जो राज्यों के बीच में जो असहमतियां होती है ना उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। भाग देखिए 12, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ठीक है। सबसे पहला है अध्याय 1 वित्त, क्या बताता है ये? आर्टिकल 265, वित्त के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना, विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। कहने का मतलब ये हुआ बिना कानून बनाए आप टैक्स नहीं ले सकते हैं, नया कानून नया टैक्सेशन को जनरेट नहीं कर सकते हैं, आपको कानून बनाना होगा, है ना।
नेक्स्ट आर्टिकल है 266 266, भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक खाते लेखे। ठीक है, संचित निधि का प्रावधान 266 में है। आगे 267 क्या है, आकस्मिकता निधि, इमरजेंसी और संचित निधि, कंटीजेंसी फंड करके कुछ होता है वर्ड ये, है ना, और एक आकस्मिकता निधि है 267 में। नेक्स्ट जो है 268 में, संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। देखिए राज्य जो है ना वो कुछ संघ के द्वारा जो लगाए जाते टैक्स हैं उसको क्या करती है, संग्रह करती है और उसको यूज करती है ना। नेक्स्ट जो है 269, संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित, ठीक है, लगाया जाना और संग्रह किया जाना किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। 269 में क्या हुआ, संघ जो है वो लगाएगी भी और संग्रह भी करेगी, लेकिन उसको क्या करेगी, राज्यों के बीच में बांट देगी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 269। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 270 क्या बोलता है, संघ द्वारा उद्गृहित, मतलब संघ लगाएगी और संग्रहित और संग्रह भी करेगी तथा संघ और राज्यों के बीच में वितरित किए जाने वाले कर, और इसको क्या करेगी, राज्य और संघ के बीच में बंटवारा कर देगी। नेक्स्ट आर्टिकल है 273, जूट और जूट उत्पादकों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान, यह 273 में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 274, ऐसे कराधान जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे कराधान पर जिससे राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश, कोई भी कर लगा रहे हैं ना तो राष्ट्रपति की सिफारिश ज़रूरी होती है, ठीक है, जिससे अहितकर ना हो जाए। आर्टिकल 275, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, ये इंपॉर्टेंट है, राज्य को क्या किया जाता है, संघ से अनुदान दिया जाता है उसके विकास के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 280 वित्त आयोग का गठन की बात करता है ना। नेक्स्ट है 282 संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय, संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय को आर्टिकल 282 में मेंशन किया गया है। 289 क्या है, तो राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही संपत्ति होती है राज्यों में जो राज्य के अंदर आती है तो उस पर कर नहीं लगेगा, उससे छूट मिलेगा। आगे देखते हैं अध्याय दूसरा, उधार लेना क्या है, तो आर्टिकल 292 के तहत क्या किया गया है कि भारत सरकार के द्वारा उधार लेना, और दूसरा 293 में राज्यों द्वारा उधार लेना। यह है 292 और 293, 292 में भारत सरकार के द्वारा और 293 में राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है अध्याय 3, संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद। इसका जो मुख्य रूप से देखा जाए तो अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद इसमें 294 क्या बोलता है, कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार, यह है 294 के तहत। और आर्टिकल 297 ये क्या बोलता है, राज्य, क्षेत्रीय, सागर खंड या महाद्वीपीय मग्न तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्रोत का संघ में निहित होना। ठीक है, माने जो भी चीजें हैं, जो भी संपत्ति है वो किसका है, तो राज्य संघ का। ठीक है, वो संघ का है, यानी राज्य, क्षेत्रीय, सागर खंड या महाद्वीपीय मग्न तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना। जैसे मेरे घर में क्या निकल जाए, कोई खनिज निकल जाए मेरे घर के आसपास का एरिया रीजन में, तो फिर क्या करेगी, वो क्षेत्र को संघ ले लेगी अपने अंडर में, है ना। अब मेरे घर के बाहर में कुआं का तेल का कुआं निकल जाए, तो ऐसा थोड़ी कि हम वहाँ से तेल का कुआं को तेल निकालेंगे और बेच देंगे, वो नहीं है पॉसिबल, वो संघ के अंदर में चला जाएगा, है ना। हमको मुआवजा मिलेगा ज़रूर वहाँ से डिस्प्लेस करने के कारण से, बाकी हम उसका, मेरा अधिकार उस पर नहीं रहेगा। क्यों ना मेरा ही ज़मीन पे वो निकल जाए फिर भी नहीं रहेगा। आर्टिकल 298 क्या बोलता है, व्यापार करने आदि की शक्ति, और ये है संपत्ति का अधिकार। हालांकि पहले ये क्या था, फंडामेंटल राइट, अब क्या हो गया, कानूनी अधिकार है। आर्टिकल 300 का क्या बोलता है, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, है ना। ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये अमेंडेड होकर के यहाँ पे आया है,
ध्यान रखिएगा। अब आगे आते हैं भाग 13 क्या बोलता है। भाग 13 में तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, सबसे पहला है आर्टिकल 301 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, है ना। नेक्स्ट है आर्टिकल 302 व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति। फिर है आर्टिकल 303 क्या बोलता है, व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 304 राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे आते हैं भाग 14 राज्य संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अध्याय 1 आइए, ठीक है। इसमें पहला जो अनुच्छेद है आर्टिकल 309 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, निविदाएं कैसे संबंधित है। संघ और राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें क्या होगी, वह आर्टिकल 309 में लिखा गया है। आर्टिकल 311 क्या बोलता है, संघ राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों को पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना, ये आर्टिकल 311 में है, ठीक है। सिविल हैसियत से नियोजित व्यक्ति का पदच्युत करने का प्रावधान भी है, ध्यान रखिएगा। अब कोई आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारी क्या करे, ब्राइबरी करे, भ्रष्टाचार करे तो उसको हटाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि आप रखे ही जाएंगे। आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाएं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाएं ये आर्टिकल 312 में, ध्यान रखिएगा। इसमें जो इंडियन फॉरेन सर्विस है वो अखिल भारतीय सेवा नहीं है, यह क्वेश्चन भी अक्सर पूछ देता है, इसलिए इसको हम बता दिया। फिर है लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग में यूपीएससी का बता रहा है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। आर्टिकल 315 संघ और राज्यों के बीच लोक सेवा आयोग, संघ में भी होगा और राज्य में भी होगा। स्टेट पीसीएस होता है राज्य में, संघ में होता है यूपीएससी, यह 315 में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि, मतलब यूपीएससी में जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, उसको कैसे अपॉइंट किया जाएगा और उनका जो कार्यकाल होगा वो कितने समय तक होगा, ये प्रावधान है 316 में। 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना, ध्यान रखिएगा। लोक सेवा आयोग का जो सदस्य है ना उसको हटाने का भी प्रावधान है और निलंबित किए जाने का प्रावधान है अगर आप भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं तो, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 317। 323, ठीक है, ये है लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन, कहाँ रखते हैं ये प्रतिवेदन, संसद भवन में। आगे आते हैं भाग 14A, यह अधिकरण, यह है 323 का प्रशासनिक अधिकरण। आगे आते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब है निर्वाचन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भाग 15 निर्वाचन किससे संबंधित है, सबसे पहले देखते हैं 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, यानी कि निर्वाचन आयोग का जो है वो शक्ति है, ये अधीक्षण करने का, निर्देशन करने का और नियंत्रण करने का। भाग 15 पूरा का पूरा निर्वाचन आयोग से ही संबंधित है। नेक्स्ट है 325 धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली से सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना, मतलब उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है ना, धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर, ये कह रहा है। अगर आपका वहाँ नामकरण किया गया है तो आप उसका हकदार हैं, आपको उससे अपात्र नहीं घोषित किया जाएगा। आर्टिकल 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, आर्टिकल 326। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्जन। कहने का मतलब फाइनल डिसीजन किसी कारणवश अगर निर्वाचन के संबंध में कोई प्रॉब्लम होता है तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जो है वो क्या करेगी, हस्तक्षेप भी कर सकती है। आगे देखते हैं भाग 16। भाग 16 क्या बताता है, तो भाग 16 में बोला है कुछ वर्गों के उपबंध संबंध में विशेष उपबंध क्या है। तो सबसे पहला है 330। 330 में क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बोला हूँ तो ये इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में एसटी और एससी के लिए स्थानों का आरक्षण है ना। विशेष वर्ग को कैसे आप अपलिफ्ट करेंगे, तो आप उनको रिजर्वेशन दे सकते हैं, आरक्षण दे सकते हैं। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण है स्थान का, वो 330 के तहत है। आगे देखते हैं आर्टिकल 331
ये क्या है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। हालांकि एक अमेंडमेंट हो चुका है इसका, और ये जो आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व होता था ना, वो क्या किया गया है, अब खत्म कर दिया गया है। क्या करने का कि जो 2 एंग्लो इंडियन का जो चुनाव किया जाता था ना संसद में, वो हटा दिया गया है। आप उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा संविधान संशोधन था और कब हुआ था ये संविधान संशोधन, जिसमें आर्टिकल 332 के तहत क्या किया गया है, सॉरी आर्टिकल 332 के तहत नहीं, बल्कि जो एंग्लो इंडियन है ना उनको हटा दिया गया कि अब उनको नहीं किया जाएगा अपॉइंट राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है 333, तो आप 330 को याद रख सकते हैं बढ़िया से, 332 को याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान का आरक्षण। 330 में संसद में है ना, लोकसभा में ST/SC का आरक्षण, और 331 में एंग्लो इंडियन, ठीक है, उसका प्रतिनिधित्व, और 332 में राज्यों के विधानसभा में ST/SC का आरक्षण। आगे देखिए आर्टिकल 333, राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 333 के तहत। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है 334। 334 क्या बोलता है, स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 60 वर्ष के पश्चात न रहना। ठीक है, रिजर्वेशन जो आरक्षण जो है वो 60 वर्ष के बाद तक नहीं रहेगा, स्थान का आरक्षण जो दिया गया है, विशेष प्रतिनिधित्व का भी। 336 में कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध। फिर है 337, आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध। यानी कि यहाँ पर देखिए, ये इधर वाला जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पढ़ जरूर दे रहा हूँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से सवाल जल्दी बनते भी नहीं है ना, तो ध्यान में रखिएगा, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं कुछ आ जाए तो फिर काम कर जाए। 337, आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध बताया गया 337 में। फिर है 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये इंपॉर्टेंट है ना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन। नेक्स्ट है 338A, ये क्या है, तो नए अनुच्छेद 338 का अंतः स्थापन किया गया है, ये जनजातियों के लिए है। 338 जो है अनुसूचित जाति आयोग का है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का है 338A, 338A में। 339 में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण, ये भी इंपॉर्टेंट है। संघ के पास इतनी शक्ति है ना कि जो ST/SC कास्ट है ना उसके हितों की रक्षा के लिए कानून बना सकती है। आगे 340 क्या है, पिछड़ा वर्ग के दशा के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्तियाँ। नेक्स्ट है 341 में अनुसूचित जातियाँ और 342 में अनुसूचित जनजातियाँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब आगे आते हैं भाग 17, यह है राजभाषा। तो सबसे पहले 343 में क्या बताया गया है, संघ की राज्य भाषा। संघ की राजभाषा कौन सी होगी, ये अकॉर्डिंग टू 343। और 344 क्या है, राजभाषा आयोग और संसदीय समिति 344 में। प्रादेशिक भाषाएं अध्याय 2 में है, ठीक है। अनुच्छेद 345 में ही क्या बताया गया है, राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं, तो एक राज्य की एक से अधिक राजभाषाएं हो सकती हैं, ठीक है। आगे 347 क्या है, तो किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। अब कोई राज्य के कुछ जनसंख्या है और उसकी वो जनसंख्या क्या करती है, कोई स्पेसिफिक भाषा बोलती है, तो उसका स्पेशल प्रोविजन किया जाएगा। आगे देखते हैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। आर्टिकल 348, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में हमेशा जो बहस होगी वो इंग्लिश में होगी, हिंदी में नहीं किया जा सकता है ना। फिर है अध्याय 4, विशेष निर्देश क्या है, तो अनुच्छेद 350 में बोला गया है कि व्याथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा 350। फिर है 350 का क, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, यानी कि जो प्राथमिक स्कूल है ना 350 से के तहत क्या किया जाएगा, मातृभाषा में उसको शिक्षा सुविधा दी जाएगी। फिर है 350B, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, ताकि उनकी भाषा जो है वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, इसके लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान है। और 351, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, है ना।
आगे आते हैं, नेक्स्ट जो हमारा अनुच्छेद है वो है भाग 18 आपात उपबंध के तहत 352। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, 52, 56 और 60 ये तीन को याद रखिएगा आपात उपबंध में। और आपात उपबंध जो है वो भाग 18 में है। तो सबसे पहले आपात की उद्घोषणा 352 के तहत। आर्टिकल 353 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन कौन से आर्टिकल हमारे साइलेंट हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट कौन कौन सा फंडामेंटल राइट हमारा छीन लिया जाएगा। 355 क्या है, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। 355 में बताया गया है कि अगर कोई बाह्य आक्रमण होता है या आंतरिक अशांति होती है तो उस सिचुएशन में सुरक्षा करने का कर्तव्य किसके पास है, संघ के पास। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 356, ये इंपॉर्टेंट है, राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाने की दशा में उपबंध। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर राज्य में जो संवैधानिक तंत्र है वो सही से काम करना बंद कर दे। क्या होता है इसका मतलब, थोड़ा टेक्निकल टर्म है तो मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मान के चलिए कि अगर हमारे यहाँ पर जो चुनाव हुआ, ठीक है, विधानसभा का, उसमें से जो वोट आया वो आधा से अधिक आया, ठीक है। अगर आधा से अधिक आया तो पूरा का पूरा जो है कोई एक स्पेसिफिक पार्टी को मिला कि नहीं, और जो पार्टी सरकार बनाई है उसके पास बहुमत है कि नहीं। अगर बहुमत में है तो सरकार चलेगी, अगर बहुमत में नहीं है तो सरकार गिर जाएगी। तो बहुमत नहीं होगा यानी कि संवैधानिक तंत्र फेल हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, और कोई तरीका नहीं बच गया जिससे कि गठबंधन करके भी बनाया जा सके सरकार को। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाती है, राष्ट्रपति शासन लग जाती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356। आगे आते हैं, आर्टिकल 357 में क्या है, अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग। अब 356 अगर लग जाएगा ना तो क्या क्या विधायी शक्ति होगी, वो लगेगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 357। फिर है 358 आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त अधिकारों का निलंबन। 358 अनुच्छेद के तहत आर्टिकल 19 जो होता है वो क्या होता है, विलंबित हो जाती है। निलंबित होने से क्या होगा, आपको वो अधिकार मिलना बंद। आगे 359 आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। तो भाग 3 में जो अधिकार है ना वो क्या हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 359। सिर्फ 19 होगा 358 के तहत, और भाग 3 के जितने भी अधिकार है वो निलंबित हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 359 के तहत, ठीक है। 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध बताया गया है 360 में। आगे प्रकीर्ण भाग 19 में आता है, तो इसका आर्टिकल है 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज प्रमुखों का संरक्षण, यह है 361 में। नेक्स्ट आर्टिकल है 361A, इसमें क्या कहा गया है, संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 364, ये क्या बताया गया, महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। यह प्रकीर्ण है ना, तो प्रकीर्ण के जैसा ही रहेगा, ध्यान रखिएगा, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा और ज़्यादा हेक्टिक मत हो जाइएगा इसको सोच करके, ठीक है। 365 में क्या बोला है, संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में और उनको प्रभावित करने में सफलता असफलता का प्रभाव क्या होगा, वो 365 में। हाँ ये आ गया इंपॉर्टेंट। भाग 20 संविधान संशोधन, 368 के तहत संविधान में संशोधन होता है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। कौन कौन से तरीके हैं, ठीक है, टोटल 3 तरीके हैं जिसके द्वारा क्या किया जाता है, संविधान का संशोधन किया जाता है 368 के तहत। आगे आते हैं भाग 21 विधायी अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। 369 क्या बोलता है, तो राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानव वे संवर्ती सूची के विषय हों, वो कहाँ आता है 369 में। अब ये 370 क्या है, जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध, हालांकि ये खत्म हो गया 370 है ना 2019 में ही। आगे आर्टिकल 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। 371 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात, ध्यान रखिएगा, निवारक निरोध में रखे गए व्यक्ति के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति है 373, ठीक है। उसको अगर अबडक्टेड कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसके संबंध में राष्ट्रपति एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 376 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के बारे में उपबंध किया गया है 376 में। 377 में
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग 377, लोक सेवा आयोग के उपबंध 378, लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध 378। नेक्स्ट जो है वो 378A क्या बता रहा है, आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध यहाँ किया गया है। और लास्ट में हमारा जो भाग है वो है भाग 22, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो 393 क्या है, संक्षिप्त नाम, ठीक है, 393 संक्षिप्त नाम, 394 हमारा है प्रारंभ, और उसके बाद 394A हिंदी भाषा में प्राकृत पाठ, और 395 जो है वो निरसित है। ध्यान रखिएगा 395 ही सिर्फ नहीं है, मोर देन 400 हो गया है ना, ऑब्वियस ही बात है। बहुत सारे ऐसे देखे होंगे कि 394 और 394 का क यानी कि बाद में अमेंड होकर के क्या किया गया है, इसको ऐड किया गया है। तो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा ना वो अमेंडमेंट से संबंधित ही होगा, ठीक है, कि कौन कौन सा अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, टोटल 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं। 104 अपडेटेड अमेंडमेंट को हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको थैंक यू वेरी मच।